So now we are going to discuss about, first of all, the definition of genetic material, and then we will discuss some important characteristics of genetic material. It means something or the biochemical substance known as the genetic material on the basis of which characteristics. So उस characteristics के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. तो पहले हम बात करते हैं genetic material होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं. तो देखिए genetic material, so it can be defined as the chemical substance or the substance which can store information, which can store biological information. Store biological information, then transfer it to next generation, and also express in offspring, express that characteristics in offspring. Okay, express in offspring is called genetic material. Okay, so ऐसे substance, the substance, ऐसे substance कौन से which can store, पहला जो फंक्शन है इसका स्टोरेज. जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसा होना चाहिए जो स्टोरेज का काम करता हो अच्छे तरीके से. इसका स्टोरेज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ओके, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन का पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए स्टोर. ओके, एंड दैट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, और उसके पास ये भी एबिलिटी होना चाहिए टू ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होना के लिए भी एबल होना चाहिए. मीन्स वो सब्सटेंस जो है ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए इन नेक्स्ट जनरेशन. एंड द थर्ड, तीसरा क्या होना चाहिए, एंड एक्सप्रेस इन ऑफस्प्रिंग. जो ऑफस्प्रिंग होगा नेक्स्ट जनरेशन मीन्स ऑफस्प्रिंग, मेकिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग इज द नेक्स्ट जनरेशन. जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, उसका ऑफस्प्रिंग होगा. मतलब जो रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वन बनेगा ऑफस्प्रिंग, वही जो है नेक्स्ट जनरेशन हो. तो एक्सप्रेस भी होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, वो जो कैरेक्टर होना चाहिए, जिस कैरेक्टर को, बायोलॉजिकल कैरेक्टर को, इंफॉर्मेशन को सब्सटेंस कैरी कर रहा है, वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए. तो ऐसे सब्सटेंस को जो एक्सप्रेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है, किसको, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को. तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके पास कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, द एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, मीन्स जो सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करता है उसके पास एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. ओके, मीन्स द सब्सटेंस शुड बी able to replicate. Replicate means the formation of their own replica. Replica means photocopy. Means जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वह अपना फोटोकॉपी बनाने में एबल होना चाहिए. तो फोटोकॉपी क्यों ज़रूरत होती है जेनेटिक मटेरियल की, क्योंकि
जो भी जेनेटिक मटेरियल जितने अमाउंट में है, जितने क्वालिटी जितने क्वांटिटी में है, वो सारी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है सेम अमाउंट में पेरेंट में सेल में तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए, वही सेम अमाउंट जो है और सेम क्वालिटी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग ये पेरेंट है कोई यूनिसेलुलर पेरेंट, और ये अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो ऑफस्प्रिंग में इन ऑफस्प्रिंग देयर शुड बी द सेम अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट एज द पेरेंट। तो सिमिलर अमाउंट और सिमिलर क्वालिटी ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा टू एक्सप्रेस द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसे पॉसिबल होगा? इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए ऐसे सब्सटेंस के अंदर। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जेनेटिक मटेरियल का, दैट द सब्सटेंस शुड बी और जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। नाउ द सेकंड एबिलिटी, it should show stable mutation. The genetic material have also or should have also a property to show a stable mutation. अब म्यूटेशन की क्या जरूरत होती है? तो देखिए म्यूटेशन जो होता है, it is responsible for variation, responsible to create variation, and variation is the raw material for evolution. वेरिएशन जो होता है वो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, और वी कैन से दैट इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे आपको जो दिख रहे हैं, इट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कैसे पॉसिबल होता है? ड्यू टू वेरिएशन एंड म्यूटेशन। अभी इवोल्यूशन जो आप पढ़ेंगे, वैसे प्रीवियस क्लास में, क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, दैट इवोल्यूशन में एक थ्योरी पढ़े होंगे, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि ह्यूगो ड्यूबरीज के द्वारा दिया गया था। तो म्यूटेशन जो है वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इवोल्यूशन और कॉजिंग वेरिएशन। तो ये म्यूटेशन जो है स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए। स्टेबल म्यूटेशन मीन्स दो म्यूटेशन एक बार का तो चेंज नहीं होना चाहिए, और दैट म्यूटेशन मीन्स जेनेटिक मटेरियल शुड शो स्टेबल म्यूटेशन एंड द म्यूटेशन शुड बी, म्यूटेशन जो होना चाहिए वह इनहेरिटेबल होना चाहिए, एंड द म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। म्यूटेशन जो भी होना चाहिए वो इनहेरिटेबल होना चाहिए। इनहेरिट मीन्स दैट म्यूटेशन में आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल। ओके, so this is the second characteristics of genetic material to show the mutation, and that mutation should be inheritable. Now the third property or characteristics, it is the feature that make able the genetic material to translate the information by transcription. Means the genetic material should be able to translate the information, जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। Transcription is a process of translation of the genetic material from the translation of the information from the genetic material into the a structure which is known as mRNA, which is directly play an important role in the process of protein synthesis. Okay, protein synthesis के बारे में आप जानते हैं कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, the protein is known as the body building material. Okay, जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन ही वो स्ट्रक्चर जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका इंफॉर्मेशन इसके पास होता है, जेनेटिक मटेरियल के पास होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल से पहले जो है
ट्रांसलेट होना चाहिए और उसी ट्रांसलेशन के बेस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, अभी ये टॉपिक जो है, अभी अगले टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना होगा। ओके, जेनेटिक मटेरियल, इसका डेफिनेशन और फीचर पढ़ने के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे जो सेंट्रल डोग्मा का के टोटल आपके 3 स्टेप्स है, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये 3 स्टेप आपको 1 बाय 1 पढ़ना है, एक एक करके आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी वहाँ पे आपको जाके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस समझ जाए कि जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए दैट शुड बी ट्रांसक्रिप्शनेबल। ओके, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होने की प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स of the genetic material that it should be chemically and structurally stable। ओके, जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए दैट शुड बी स्टेबल आइदर केमिकली और स्ट्रक्चरली। केमिकली स्टेबल होने का मतलब उसमें रिएक्शन की एबिलिटी जो है कम होनी चाहिए। जितने ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो उतने ही कम स्टेबल होते हैं और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए दैट शुड बी स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन करके इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल का हमेशा चेंज होता रहेगा, तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, बॉडी का डिजाइन होगा, वो भी चेंज होता रहेगा, कोई एक जैसा कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। और कांस्टेंट नहीं होने की वजह से नंबर ऑफ स्पेसीज जो है हमेशा बदलता रहेगा, स्पेसीज का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो स्टेबल होना चाहिए। और ये क्या होता है, केमिकली स्टेबल और स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर भी उसका स्टेबल होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट फीचर इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस Mendelian inheritance। ओके, जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो मेंडेलियन कैरेक्टर को, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जो है शो करना चाहिए। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब जिस तरह से मेंडल में एक इनहेरिटेंस में कैरेक्टर अपने आप को शो करते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, उस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए वो उस मेंडेलियन ऑर्डर को, मेंडल्स के रूल को फॉलो करना चाहिए, या मेंडल के कैरेक्टर की तरह से वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स ऐसे सब्सटेंस अगर कहीं दिखते हैं जिनके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, so that substance will be the genetic material। Okay, and last time we have also concluded from the different experiment that DNA is the genetic material, but along with the DNA, RNA, in some organism RNA is also play a role as genetic material, like द टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस में आपको बताया गया था कि आरएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं इसमें आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे अभी जो है रिसेंट में जो कोरोना वायरस चला है उसमें भी क्या है, आरएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल। तो बहुत सारे वायरसेज में आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ऐसे में बात करते हैं कि आरएनए और डीएनए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझ लेते हैं जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो उसके बाद जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसको हमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में अडॉप्ट करना चाहिए, या मोर स्टेबल या कौन सा है, आरएनए है या फिर डीएनए है। डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ओके, ये सभी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक दिया गया है इन दोनों में कंपेयर करने के लिए, दैट इज बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंट्री। ओके, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये दो टर्म यूज किए जाते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री से बना है कम्प्लीमेंटेरिटी। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे जानेंगे क्या होता है। तो बेस पेयरिंग है एंड कम्प्लीमेंटेरिटी।
होता है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेस पेयरिंग की बात की जाए तो डीएनए में बेस पेयरिंग जो है डिफर करता है दैन आरएनए। कैसे डिफर करता है देखिए, तो बेस पेयरिंग होता है कि ऑलवेज पेयर। डीएनए के केस में क्या होता है कि केस ऑफ डीएनए तो पहला बेस पेयरिंग होता है, आरएनए दोनों की बात करते हैं। तो बेस पेयरिंग जो होता है डीएनए में वो ए के साथ ऑलवेज पेयर विथ T, okay, they always pair with T in the case of DNA, okay, double two hydrogen bonds है, and C always pair with G, okay, cytosine always pair with G, but here in the case of RNA, A pair with U, okay, at the place of T, RNA में क्या होता है U हो जाता है, और ये जो है cytosine and guanine ये दोनों में कॉमन होता है, ये सेम होता है, ऐसे यहाँ पे भी आपका होगा। तो अगला जो चीज है कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब बेस पेयरिंग से रिलेटेड ही कॉम्प्लीमेंटरिटी भी है। मीन्स जब भी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा डीएनए के केस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक जैसे ये एक स्ट्रैंड है उसके सामने वाला उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। मीन्स अगर यहाँ पे ए पाया जाएगा तो इस वाले में क्या पाया जाएगा डी पाया जाएगा, और यहाँ पे सी होगा यहाँ जी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आरएनए के केस में जो थायमिन होता है तो थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। मीन्स ए के सामने जो है जब भी रहेगा तो यू रहेगा आरएनए के केस में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका अलग होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अगला जो टॉपिक है दूसरा बेसिस ऑफ कंपेयरिंग दैट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डीएनए जो है मोर स्टेबल होता है दैन आरएनए, जैसा कि ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे भी क्लियर हो जाता है कि डीएनए जो है मोर स्टेबल होता है, क्योंकि हीट किल्ड जो एस बैक्टीरिया थी उससे जो है डीएनए उसी फॉर्म में आर बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है। ओके, मतलब हीट गर्म करने के बाद भी जलाने के बाद भी जो है डीएनए अनवाइंड तो हो सकता है बट दोबारा जो है वाइंड करके फिर से वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ओके, डीएनए की स्टेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इसका मतलब डीएनए जो है मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए जो है मोर स्टेबल होता है। तो ड्यू टू हीट नो इफेक्ट और डीएनए हीट करने के बाद भी जो है डीएनए, तो ड्यू टू हीट किल्ड नो इफेक्ट ऑन डीएनए, इसका मतलब ये होता है दैट इज डीएनए इज मोर स्टेबल दैन आरएनए। आरएनए की कंपैरिजन डीएनए जो होता है इट इज मोर स्टेबल। ओके, डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों डीएनए मोर स्टेबल है? बिकॉज हीट किल्ड करने के बाद भी जो है डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए ये स्टेबल माना गया। अगला बात करते हैं सेकेंड OH, और जो बेसिस है ऑफ कंपेरिजन दैट इज सेकेंड OH। तो अभी हम बात कर रहे थे कि डीएनए में आरएनए में जो राइबोज शुगर होता है, तो राइबोज शुगर के पास सेकेंड कार्बन के पास भी OH ग्रुप होता है और थर्ड के पास भी OH होता है दोनों। और सेकेंड देखिए, सेकेंड कार्बन ही जो है, अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सेकेंड कार्बन जो है फ्री रहता है। ओके, मतलब उससे कोई भी चीज़ जुड़ता नहीं है। न्यूक्लियोटाइड जो बनता है पेट्रोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में भी जो है पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। बचता कौन है? सेकेंड और थर्ड कार्बन। ओके, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर में आप देखते हैं दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कार्बन ये जो ग्रुप होता है वो कहाँ पे होता है? एक यहाँ पे होता है OH, एक यहाँ पे OH होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ पे होता है। तो बात करते हैं जो OH 4 जगहों पे है, तो इसमें से एक जो OH A वाला है, ये OH जो है जुड़ जाता है किससे? नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाता है। तो ये OH हट गया, ठीक, ऑक्सीजन वहाँ से कम से यहाँ पे जो है जुड़ जाता है आपका फॉस्फेट। 5वें कार्बन से जो है फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट ये भी जो है खत्म हो गया।
और अगला जो है देखिए न्यूक्लियोटाइड जो बनता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है तब तो ठीक है। ये जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, उसी से ये जो थर्ड कार्बन है इसका भी वजन जो है खत्म हो जाता है और ये जो है फॉस्फेट से जुड़कर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। तो बचा कौन? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप बचा है वही बचा हुआ है क्योंकि उस जगह पे कुछ भी चीज जुड़ने वाला नहीं है। ये जो सेकेंड OH है इसके बेस पर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सेकेंड OH RNA के केस में प्रेजेंट रहता है। ये अगर देखा जाए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बन रहा है वो इसका है RNA का है, क्योंकि यहाँ OH प्रेजेंट है। बट DNA में क्या होता है, यही ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। ओके, तो डीऑक्सी ना करके हम उसमें ये भी बोल सकते हैं 2-डीऑक्सी, मतलब सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है। तो OH सेकेंड OH के बेस पर भी देखा जाए कि सेकेंड OH जो है DNA में क्या होता है, इन DNA इज नॉट प्रेजेंट, RNA में क्या है ये प्रेजेंट है। ओके, DNA में एब्सेंट और RNA में क्या है प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर भी हम ये कह सकते हैं कि जब ये ग्रुप जुड़ा रहेगा तो ये क्या हाईली रिएक्टिव होगा। RNA जो है रिएक्टिव होगा ज़्यादा, और रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो ये लेस स्टेबल होगा। और DNA जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, वैसे कि इसमें रिएक्टिव नहीं हुआ तो मोर स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अगला जो बेसिस है दैट इज म्यूटेशन। तो देखिए बात करते हैं RNA जो होता है वो उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। क्यों तेजी से हो रहा है? तो इसी की वजह से होता है क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में हमेशा चेंज होता रहता है। तो म्यूटेशन की बेस पर देखा जाए तो RNA म्यूटेट फास्टर देन DNA। DNA के कंपेरिजन RNA जो है ज़्यादा तेजी से म्यूटेट करता है, म्यूटेशन इसमें तेजी से होता है। इसीलिए RNA का जो इवोल्यूशन होता है, वायरसेस जो है बहुत तेज़ी से इवॉल्व होते हैं। एक वायरस से नए वायरस का फॉर्मेशन बहुत, और RNA में क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से होता है वायरस में। इसीलिए एक वायरस से बहुत सारे वायरस बहुत कम समय में बन जाते हैं। आप देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो बहुत कम समय में ही आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोरोना का ही बात किया जाए तो अगर किसी को कोरोना हुआ है और अगर आपके सामने आप उसके पास बैठ रहे हैं, स्नीजिंग कफिंग को किया तो उसके पार्टिकल्स जो है आपकी बॉडी में जो ही एंटर करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में सिम्टम आना शुरू हो जाता है। सिम्टम कब आते हैं? जब इनका संख्या बढ़ता है। संख्या कैसे बढ़ेगा? रिप्रोडक्शन से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि रिप्रोड्यूस से बहुत फास्टर स्पीड से करते हैं वायरस, और वायरस में ज़्यादातर RNA पाया जाता है। तो कम समय में रिप्रोडक्शन करने का मतलब, और म्यूटेशन ज़्यादा होने से ये 2 रीजन ऐसा है जिसकी वजह से RNA का जो नया स्पीसीज है वो बहुत जल्दी बनता है अदर ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन। मतलब इवोल्यूशन बहुत तेज। अभी आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का पहला स्टेज था, पहला फॉर्म था, वो 1 साल पहले ही अभी आया था। अब उसके अगले साल ही जो है उसका दूसरा वेरिएंट आ गया। वेरिएंट का मतलब दूसरा स्पीसीज आ गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ, और कोरोना के पास RNA नहीं पाया जाता है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट RNA म्यूटेट फास्टर देन DNA। ओके, अगला जो बेसिस है कंपेरिजन का दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो DNA और RNA दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखे हैं म्यूटेशन इज आल्सो डन बाय बोथ DNA और RNA कैन म्यूटेट, दोनों में म्यूटेशन होता है, बट RNA म्यूटेट फास्टर देन DNA। तो वैसे ही आप प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें सो प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी डन डायरेक्टली बाय RNA। RNA जो होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, बट DNA कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली और कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्टली द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है DNA के द्वारा डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले वो RNA में कन्वर्ट होगा तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। मीन्स फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, बट RNA कैन परफॉर्म
ट्रांसलेशन डायरेक्टली। आरएनए जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपने खुद जो है ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि आरएनए जो है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है और डीएनए वो पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, एंड अब ये ओवरऑल जो फीचर्स आप देख रहे हैं, इस कंपेरिजन हम लोग किए हैं, तो इस सभी कंपेरिजन से ये चीज़ आपको कंक्लूजन की फॉर्म में निकलता है, दैट इज जो डीएनए है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। ओके, अगर डीएनए की प्रॉपर्टी देखा जाए तो डीएनए जो है वही एबल है फॉर स्टोरेज ऑफ, किसका स्टोरेज? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? वो करता है, डीएनए करता है। क्यों करेगा? क्योंकि डीएनए जो है स्टेबल होता है, और स्टेबल होगा तो लंबे समय तक जो है वो इंफॉर्मेशन को एज यूजुअल स्टोर करके रख सकता है। ओके, और आरएनए क्या कर सकता है? तो आरएनए जो है, अगर सारे कंपेरिजन को देखा जाए तो आरएनए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए इज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, एक्चुअली बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के पास पाया जाता है, वो क्या होता है? कोडान के फॉर्म में पाया जाता है। वो कोडान जो है, तो स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए से हो सकता है पॉसिबल, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किससे हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ओवरऑल कंपेरिजन से हम लोग को यही कंक्लूजन निकला। सेंट्रल डोग्मा, under the central dogma, replication, transmission and translation. So the first topic about the translation, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।